गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने जियोग्राफी में 7वां चैप्टर अपने पढ़ रहे थे और चैप्टर का नाम था अपने तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। इस चैप्टर की भैया अपने 3 क्लास हो चुकी है और लास्ट की जो क्लास थी उसमें अपना अंतिम जो टॉपिक था वो था भैया चिकित्सा पर्यटन। ठीक है, यहाँ तक अपने पढ़ चुके हैं। आज अपने इस चैप्टर की आगे की टॉपिक्स जो है उनकी चर्चा करते हैं। आज अपने ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज अपने इस चैप्टर की चौथी क्लास है। देखो भैया, आज अपने बात करेंगे मुख्य रूप से 2 टॉपिक पे। एक तो बाह्य स्रोत और दूसरा है अपने चतुर्थ और पंचम क्रियाएं। ये 2 टॉपिक अपने और शेष रह चुके हैं, बाकी अपने सारे टॉपिक इस चैप्टर के क्लियर हो चुके हैं। अब देखो भैया, बात करते हैं सबसे पहले बाह्य स्रोतन क्या होता है। आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं भैया? बाह्य स्रोतन। देखो, इसका शाब्दिक अर्थ या सीधा सा अर्थ देखें तो भैया अपने कह सकते हैं ठेका देना। ठेका देना, ठेका किसका भैया? आपके पास में जैसे मान लो अपने मकान बनाते हैं या कोई बिल्डिंग बनाते हैं या कोई स्कूल बनाते हैं या कोई पुल बनाते हैं या कोई रेलवे का पटरियों का निर्माण कर रहे हो, कुछ भी मान लो अपने कोई भी एक्टिविटीज है, उस एक्टिविटी को अगर हम किसी बाह्य व्यक्ति को, किसी बाहरी व्यक्ति को उस काम को अपने ठेके पर दे देते थे। उस काम को हम कैसे देते हैं? ठेके पर दे देते हैं। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? बाह्य स्रोतन। जैसे अपने मकान बनाते हैं भैया, तो मकान बनाते तो अपने क्या करते हैं, जो कारीगर होता है या जो ठेकेदार होता है उसको अपने कह देते हैं कि ये तेरे को ये काम करना है और इतने के हिसाब से तेरे को काम करना है। ये तेरे को क्या दे दिया हमने? ठेका दे दिया। अब तू जाने तेरा काम जाने। तो इससे क्या होता है भैया, अगर हम काम को ठेके पर देंगे तो वह काम जल्दी भी होगा, ठीक है, और काम में एक प्रकार से जो है अच्छा काम होगा, दक्षता के साथ में काम होगा। तो यही क्या है भैया, अपने बाह्य स्रोतन है। जब किसी कार्य को हम बाहरी कंपनी को या किसी व्यक्ति को, किसी अभिकरण को, किसी फर्म को अपने ठेके पर दे देते हैं तो उस प्रक्रिया को बाह्य स्रोतन या आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया कहा जाता है। साहब, मेरे को जैसे मान लो पुल बनाना है, इस प्रकार से कोई पुल का निर्माण करवाना है। अब इस पुल के लिए मेरे को मान लो मजदूर चाहिए, कारीगर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, इस प्रकार से खूब सारे कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। अब इसी काम को मैं इतनी झंझट में, इतनी टेंशन में ना रहूं, इसके लिए मैं क्या करूंगा, किसी भी फर्म को या कंपनी को या अभिकरण को या व्यक्ति को इस काम को क्या दे दूंगा? ठेके पर दे दूंगा। फिर वो जाने उसका काम जाने, ठीक है, वो कहां से क्या करता है, कैसे व्यवस्था करता है, वो सारी जिम्मेदारी क्या हो गई? उसकी हो गई। तो यहां पर भी बाह्य स्रोतन की जो प्रक्रिया है उसमें जो कार्य होता है उस कार्य को किसी बाहरी व्यक्ति को ठेके पर दे दिया जाता है। क्यों दिया जाता है भैया? इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसमें क्या होगा, दक्षता के साथ में कार्य होगा, सुधारात्मक कार्य होगा। और दूसरी बात, जो लागत आएगी भैया वह भी क्या आएगी? कम आएगी। इसलिए यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्लियर है? अब देखो भैया, इसी में एक टॉपिक और है अपने अपतरण। अपतरण क्या होता है? अपतरण बोल दो या ऑफशोरिंग बोल दो, ठीक है। ये था अपने आउटशोरिंग, ये है अपने ऑफशोरिंग। अपतरण, ठीक है, अपतरण। देखो भैया क्या है, जब बाह्य स्रोतन में कार्य का ठेका, मतलब बाह्य स्रोतन में क्या दिया जाता है? काम का ठेका दिया जाता है, सीधी सी बात है। अब यही ठेका अगर समुद्र पार स्थानांतरित कर दिया जाए, मतलब समुद्र पार दे दिया जाए, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे भैया? ऑफशोरिंग या अपतरण कहा जाएगा, ठीक है। अगर काम मान लो देश के अंदर ही मिल रहा है वो तो ठीक है, अगर यही समुद्र पार विदेश में मिल जाए, किसी दूसरे देश में मिल जाए, तो इस प्रक्रिया को अपने क्या कहेंगे? ऑफशोरिंग या अपतरण कहा जाएगा। अर्थात जब बाह्य स्रोतन में कार्य का ठेका कहां पर? समुद्र पार स्थानांतरित कर दिया जाए तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑफशोरिंग या अपतरण की प्रक्रिया कहलाती है। क्लियर है? आगे बात करते हैं भैया बाह्य स्रोतन के क्षेत्र। अब भैया बाह्य स्रोतन का कार्य जो है वो कहां पर होगा? देखो, उस स्थानों पर होगा जहां पर सस्ते कुशल श्रमिक अपने को कैसे मिल जाए? आसानी से उपलब्ध हो जाए। मतलब सस्ता मजदूर होना चाहिए, कम से कम खर्चा हो, अपने कम से कम अपने क्या आए?
लागत आए तो सस्ते श्रम और कुशल श्रमिक जहां पर अपने को आसानी से या सुविधा के अनुसार उपलब्ध हो जाए वहां पर इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं भैया बाह्य स्रोतन उद्योग या आधार। भैया बाह्य स्रोतन के कितने उद्योग है या कितने आधार है? तो आधारों की बात करें तो भैया इस प्रक्रिया में अपने दो आधार है। नंबर 1 है केपीओ और नंबर 2 है अपने बीपीओ। भैया केपीओ और बीपीओ, पहली बात तो आपको यहां पर ये केपीओ क्या है, बीपीओ क्या है, इनका पूरा नाम आपको ध्यान होना चाहिए। फुल फॉर्म आपको इनकी आनी चाहिए। जैसे आपको कह दे कि केपीओ का पूरा नाम लिखिए, ठीक है, तो केपीओ का पूरा नाम क्या हो गया भैया? के का मतलब क्या होता है अपनी नॉलेज, पी का मतलब प्रोसेसिंग, ओ का मतलब अपने आउट सोर्सिंग, अर्थात ज्ञान प्रक्रिया बाह्य स्रोतन, नॉलेज प्रोसेसिंग आउट सोर्सिंग। ठीक है, इधर है भैया अपने बीपीओ, बी का मतलब क्या होता है? बिजनेस, तो बिजनेस का मतलब क्या हो गया भैया? व्यवसाय, प्रोसेसिंग यानी प्रक्रिया, आउटसोर्सिंग यानी बाह्य स्रोतन, अर्थात बीपीओ का पूरा नाम हो गया व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य स्रोतन। इनको भी आप प्रक्रिया या प्रक्रमण कुछ भी अपने कह सकते हैं, वैसे प्रक्रमण इनको कहा जाता है। तो पहली बात तो अपने को क्या ध्यान रखनी है, कितने आधार है? 2 है भैया, केपीओ और बीपीओ, दोनों का पूरा नाम आपको ध्यान होना चाहिए। अब केपीओ क्या है, बीपीओ क्या है, इनके ऊपर चर्चा करते हैं। देखो यहां पर देखो भैया, यह है किस पर आधारित है? ज्ञान प्रक्रिया पर। ठीक है, तो इसमें सीधा सा ध्यान रखना भैया, उसमें उच्च कुशल कर्मी शामिल होते हैं। मतलब जो केपीओ की प्रक्रिया है उसमें जो काम करने वाले होते हैं वो कैसे होते हैं? उच्च कुशल कर्मी होते हैं, जिनको अच्छा नॉलेज होता है, अच्छा जिनको ज्ञान होता है। जैसे भैया अनुसंधान क्षेत्र में काम करने वाले, मतलब रिसर्च के क्षेत्र में काम करने वाले, डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करने वाले, विकास की क्रियाओं से संबंधित, अपने ई लर्निंग अर्थात घर बैठे नेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से कार्य करने वाले, ठीक है, व्यवसाय अनुसंधान अर्थात बिजनेस रिसर्च से संबंधित कार्य करने वाले, बौद्धिक संपदा या कानूनी व्यवसाय या बैंकिंग से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं वो किस में आएगी भैया? केपीओ में आएगी। क्यों? क्योंकि इनमें जो कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं उनमें कैसा ज्ञान होता है? उच्च ज्ञान होता है, अर्थात उच्च कुशल कर्मी, अर्थात इन क्षेत्र में जो भी काम करेंगे वो कैसे होंगे भैया? उच्च कुशल कर्मी होंगे, उच्च कार्मिक होंगे, उच्च अच्छे ज्ञान वाले, अधिक ज्ञान वाले व्यक्ति होंगे। तो यहां पर आपको अगर एग्जाम्पल पूछे तो आपको ध्यान रखना है अनुसंधान, विकास क्रियाएं, ई लर्निंग, व्यवसाय, अपने बैंकिंग, बौद्धिक संपदा और कानूनी व्यवसाय। दूसरा आता है भैया अपने बीपीओ। बीपीओ का मतलब बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, अर्थात व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य स्रोतन। देखो ये क्या है, यह किस पर डिपेंड है भैया? व्यवसाय पर है। देखो बी यानी बिजनेस, यहां पर के यानी नॉलेज, मतलब ये तो किसके ऊपर आधारित हो गई? ज्ञान के ऊपर। ये किसके ऊपर आधारित हो गई? व्यवसाय के ऊपर। ठीक है, इसमें भैया अपने विनिर्माण, विनिर्माण अपने मैन्युफैक्चरिंग, जैसे अपने द्वितीय क्रियाएं पढ़ा था ना, उसमें बताया था ना कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करना, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है भैया? विनिर्माण कहलाती है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित कोई भी कार्य है, या अपने कॉल सेंटर से संबंधित कार्य है, ठीक है, या अपने इंजीनियरिंग से संबंधित कार्य है, या अपने सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित जो कार्य है या गतिविधियां है वो इसके अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? बीपीओ में। क्लियर है? अब बात करते हैं भैया अपने अगला टॉपिक है अंकीय विभाजक। अंकीय विभाजक क्या होता है? देखो भैया विभाजक का मतलब क्या हो गया? बंटवारा करना या टुकड़े करना। जैसे ये मान लो कोई सामग्री है, इसके अपने क्या कर दिए? टुकड़े कर दिए। ठीक है, तो अपने क्या कहेंगे कि जैसे मान लो ये वर्त है, वर्त के अपने क्या कर दिए? टुकड़े कर दिए। तो आप कहोगे कि सर वर्त का क्या कर दिया? विभाजन कर दिया। ठीक है, तो अंकीय विभाजन क्या है भैया? देखो विश्व के सभी देशों में सामाजिक, वर्ड ध्यान रखना भैया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, भैया कोई भी दो देशों की तुलना कर लो आप, अपने विकसित और विकासशील देश है, इन देशों की आप तुलना करोगे तो आपको यह पाया जाएगा या आपको यह पता चलेगा कि विकसित और विकासशील देश जो है उनमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पर क्या पाई जाती है? विभिन्नताएं पाई जाती है। विकसित देश जो होगा वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र से भी क्या होगा? परिपूर्ण होगा, जबकि विकासशील देश ऐसा नहीं होगा। जैसे अमेरिका और इंडिया की बात कर ले, दोनों में क्या है भैया? भिन्नताएं हैं।
वो सामाजिक क्षेत्र में भी हो सकती है, आर्थिक में भी हो सकती है, राजनीतिक में भी हो सकती है, किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। तो देखो भैया यहाँ पर अपने किसकी बात करेंगे, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अकॉर्डिंग अपने चर्चा करेंगे। जैसे विकसित देशों की बात करें तो भैया विकसित देश जो होते हैं वहां पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो है वो आसानी से नागरिकों को उपलब्ध करा दी जाती है। कहां पर, विकसित देशों में। विकसित देश में जो नागरिक रहते हैं भैया उनको उनके देश के द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो है वो आसानी से उपलब्ध करा दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो विकसित देशों की श्रेणी में आ रहे हैं, ठीक है। और विकासशील देश कौन से हो गए, जिनमें भैया सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को उपलब्ध कराने में अधिक समय लगता है, या अपने कहें कि जो देश इस क्षेत्र में क्या है, पिछड़े हुए हैं। तो यहां पर क्या हो गया, इन दोनों में विभाजन हुआ या नहीं हुआ? यहां पर तो इनको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आ रही, आसानी से उपलब्ध हो रही है, हर प्रकार की टेक्नोलॉजी, हर प्रकार का नॉलेज इनको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। जबकि यहां पर अधिक समय लग रहा है, या ये अपने कहे कि ये देश जो है वो इनके मुकाबले क्या है, पिछड़े हुए हैं। तो यहां पर इनके बीच में क्या हो गया, एक प्रकार से विभाजन हुआ या नहीं हुआ? इसी को अपने क्या बोलेंगे भैया, अंकीय विभाजक, ठीक है। अंकीय विभाजन विश्व के भिन्न भिन्न देशों के साथ साथ एक ही देश के मध्य भी भिन्न भिन्न होता है। अब ये जरूरी नहीं कि भैया दो देशों के मध्य अंकीय विभाजक हो, जरूरी नहीं है। अमेरिका और भारत के मध्य है, मान सकते हैं अपने कि अमेरिका और भारत के मध्य है भैया, अमेरिका विकसित देशों की श्रेणी में आता है, भारत विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक ही देश के मध्य भी भिन्न भिन्न होता है अंकीय विभाजक। जैसे भारत की बात कर ले भैया, भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जो अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, टेक्नोलॉजी इस दृष्टि से क्या है, सुपर है, बेस्ट है, वहां पर आसानी से ये उपलब्ध हो सकती है। कुछ ऐसे हैं जहां पर इनसे संबंधित प्रॉब्लम्स आ सकती है। जैसे भैया बात करें अपने भारत के मानचित्र की, तो भारत के मानचित्र में अपने देखें तो जो पश्चिम के राज्य है भैया, वो पश्चिम के राज्य जो है वो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में पूर्व के राज्य से क्या है, बेस्ट है, बेटर है। तो इनमें भी क्या हो गया, एक बार पूर्व और पश्चिम में क्या हो गया, अंकीय विभाजक हो गया। अब अपने भैया दो टॉपिक और हैं, एक होती है चतुर्थ क्रियाएं और एक होती है पंचम क्रियाएं। चतुर्थ क्रियाएं क्या है, ऐसी क्रियाएं जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ज्ञान के ऊपर डिपेंड करती है। वह कैसी होगी, चतुर्थ क्रियाएं। और इसमें जो ज्ञान होगा भैया वह कैसा होगा, उच्च बौद्धिक ज्ञान होगा। या अपने कह दे कि ऐसी क्रियाएं जो उच्च बौद्धिक ज्ञान पर आधारित होती है वह चतुर्थ क्रिया या चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है। अब उच्च बौद्धिक ज्ञान किन में होगा भैया, जो सूचना से संबंधित, अनुसंधान से संबंधित, डेवलपमेंट से संबंधित जो क्रियाएं होती है, मतलब सूचना, अनुसंधान और विकास पर आधारित जो क्रियाएं होगी वह ज्ञान पर आधारित क्रियाएं होती है या उच्च बौद्धिक ज्ञान पर आधारित क्रियाएं होती है। और ये सभी क्रियाएं जो है वो कौन से क्षेत्र में आती है, अपने चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है। और ये कहाँ आयोजित की जाती है, या इसमें कौन व्यक्ति आते हैं, जो स्कूलों में जो व्यक्ति कार्य करते हैं, जो टीचिंग का ज्ञान कराते हैं। या टीचर कौन होगा, जिसमें उच्च बौद्धिक क्षमता होगी, उच्च ज्ञान होगा, वही तो होगा। अपने अस्पतालों में डॉक्टर वगैरह है, या दलाली का काम करने वाले, या लेखा कार्य का काम करने वाले व्यक्ति जो है वो कौन सी एक्टिविटीज के अंतर्गत आते हैं, चतुर्थ एक्टिविटीज के अंतर्गत आते हैं। तो सीधा सा ध्यान रखना भैया, ये किस पे आधारित है, ज्ञान पे आधारित है। और इसमें जो क्रियाएं होगी वो किस पे आधारित होगी, सूचना, अनुसंधान और विकास। सूचना, अनुसंधान और विकास। जबकि पंचम जो क्षेत्र है भैया, इसमें जो क्रियाएं होगी वह नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना पर आधारित होगी, ठीक है। और साथ ही साथ में नवीन प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर भी आधारित होगी। मतलब नवीन रचना और नवीन प्रौद्योगिकी इनके ऊपर डिपेंड होगी, जबकि इसके अंदर सूचना, अनुसंधान और विकास पर डिपेंड करती है। इसमें काम करने वाले व्यक्ति कौन होंगे, जो इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। पंचम क्रियाएं भैया ये अपने उच्च ज्ञान पर आधारित क्रियाकलाप है, मतलब इनसे भी ऊपर, उच्च ज्ञान के ऊपर। अपने कहते हैं कि सबसे ऊपर वो है, ठीक है, उच्च ज्ञान के पर आधारित। यह तृतीय क्षेत्र का ही एक क्या है भैया, पार्ट है, उपविभाग है। तृतीय क्षेत्र मतलब अपने जो सेवा क्षेत्र था उसी का एक उपविभाग है, वह कौन सा है, पंचम क्रियाएं। देखो इसमें नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, उनका पुनर्गठन, उनकी व्याख्या तथा नवीन प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर आधारित सेवाएं आती है, जो अपने स्वर्ण कॉलर भी कहलाती है, जिनको अपने क्या कहते हैं, स्वर्ण कॉलर भी कहते हैं। यहां पर सीधा क्वेश्चन ये भी पूछ ले आपको कि स्वर्ण कॉलर से संबंधित क्रियाएं या एक्टिविटीज किस में आती है, तो पंचम क्रियाओं में, ठीक है भैया।
इसमें उच्चतम स्तर पर निर्णय लेने वाले लोग शामिल होते हैं। उच्चतर स्तर पर मतलब जो सबसे ऊपर होते हैं। जैसे मान लो अपने देश की बात करें भैया, अपने देश में लॉकडाउन, अब जैसे कोरोना आ रहा है, कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन लगेगा, ठीक है, तो ये लॉकडाउन का निर्णय कौन लेगा? अपने या तो देश का मुख्यमंत्री, अपने राज्य का मुख्यमंत्री या अपने देश का प्रधानमंत्री। तो ये लोग जो निर्णय लेते हैं वो कैसा होता है? उच्चतम स्तर का, ठीक है। लॉकडाउन लगाना है या नहीं लगाना है, स्कूलें खुली रखनी है या नहीं रखनी। थोड़ी लाइट चली गई, हो सकता है आपको परेशानी हो। तो यहां पर भैया जो लोग शामिल होंगे वो कौन होंगे? उच्चतम स्तर पर निर्णय लेने वाले लोग। मतलब जो एक प्रकार से बैठक आयोजित करके बंद कमरों में जो मीटिंग करके जो डिसीजन लिए जाते हैं ना, वो एक्टिविटीज किस में आती है? पंचम क्रियाओं में। तो ये चैप्टर भैया अपने कंप्लीट हो चुका है। अब इस बुक का अपने एक ही चैप्टर शेष है, मानव बस्ती, अंतिम चैप्टर 10वां चैप्टर, ठीक है, जिसकी चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दैट्स ऑल।